तो गुड मॉर्निंग। आगे आप तो कल अपन ने पढ़ा था परमाणु। घर जाके पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ लिया होगा ना। तो परमाणु में अपन ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि अपन ने वो सारी बातें पढ़ ली थी जिन जिन से मिलकर परमाणु बनता है। किन किन से मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। आवेश का भी जिक्र अपन ने कर लिया था। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, एक फास्ट रीडिंग मार लेते हैं। कल जो पढ़ा था वो आपको ध्यान में आ जाएगा सब कुछ। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक को प्लस के निशान से प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक को माइनस के निशान से प्रदर्शित करते हैं। तो हाँ, तो ये इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो लास्ट में अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे न्यूट्रॉन निकालने के तरीके, किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन निकालने के तरीके, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आ गए होंगे न्यूट्रॉन निकालना। तो और प्रश्न करते हैं उसमें से कुछ न्यूट्रॉन निकालने के। न्यूट्रॉन निकालने का जो तरीका मैंने आपको बताया था, परमाणु को प्रदर्शित करने के तरीके में कैसे प्रदर्शित करते हैं, Z, X और A। ये क्या बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और ये क्या बताता है? परमाणु भार। याद है कि नहीं है? हाँ भाई, हाँ देखो इधर देखो। तो ये है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और ये और क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये क्या बताती है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो अभी मैं प्रश्न लिखता हूँ। 11 Na23 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? आपके पास पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 14। बताओ ज़रा कितनी होगी? तो मैंने क्या बोला था, जो X के सर पे लिखा होता है वो संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की, और जो पैरों में लिखा होता है वो संख्या होती है प्रोटॉन की। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या में से अगर अपन प्रोटॉन की संख्या घटाते तो क्या बच जाएंगे? न्यूट्रॉन। तो देखो इधर 23, ये प्रतीक है जो इसका नाम है सोडियम। सोडियम, तो सोडियम के सर पे कितनी संख्या लिखी हुई है? 23। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ऊपर जो सर पर लिखी संख्या है वो है 23, माइनस कौन सी करोगे? ये वाली 11, तो कितनी हो गई? 12। तो न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? 12। तो आंसर आ जाएगा इसका सेकंड। इस प्रकार आपको काफ़ी सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी या प्रोटॉनों की संख्या आपको पूछ सकता है। तो मैं आपको प्रश्न लिख के देता हूँ। प्रश्न लिख के देता हूँ आपको। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर तथा 2 है। तो बराबर तथा 2 है, तो परमाणु का नाम क्या होगा?
परमाणु का नाम क्या होगा ये भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है परमाणु को प्रदर्शित करो, परमाणु को प्रदर्शित करो। परमाणु का अगर नाम पूछेगा आपको तो उसके ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दूसरा ऑप्शन आपको दे सकता है हीलियम, तीसरा ऑप्शन आपको दे सकता है लिथियम, और चौथा ऑप्शन आपको दे सकता है बेरिलियम। अच्छा, अगर आपको ऐसे पूछे परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होगा, तो आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं 1x1, दूसरा ऑप्शन में उसका है 2x4, तीसरा में उसका है 6x12, और चौथा ऑप्शन मिल सकता है आपको 11x23। तो क्या होगा, अब देखो किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या सेम है, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सेम है। तो देखो अपन फॉर्मूला लगाते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, आंसर करते हैं अपन यहाँ पे। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं अपन, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, ऊपर सर प्रतीक चिन्ह के सर पे लिखी हुई संख्या को संख्या में से घटा देते हैं, कौन सी संख्या, पैरों पे लिखी हुई संख्या। तो सर पे लिखी हुई संख्या यानी कि a माइनस करेंगे z, तो ये होगी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी बराबर, और वो है कितनी 2। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है बराबर, वो है कितनी 2 है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर दे रखी है और वो है कितनी 2। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पुट कर दें 2 बराबर, ये a क्या है ये, तो a अपने को पता नहीं है, माइनस z क्या दर्शाता है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या भी क्या है 2 है, यहाँ लिख दिया अपन ने 2, ये माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2, तो 2 + 2 = a, तो a = कितना आ गया 4। अपने को a मालूम पड़ गया 4 होगा। अच्छा, न्यूट्रॉनों की संख्या अपने को पता लग गई, न्यूट्रॉन तो दे ही रखे थे, a अपने को पता चल गया 4 है, और z = कितना आ गया 2 है ही। तो अपने को 2 ही चीज़ चाहिए, a और z, तो प्रतीक चिन्ह क्या होगा x, ये पैरों में और ये सर पर, पैरों में लिख दो 2 और सर पर कितना 4, तो प्रतीक चिन्ह क्या बन गया 2x4। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए इसका 2x4। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन से पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए आप। नोट नहीं किया क्या, हाँ नोट कर लो, एक बार कर लो नोट कर लो। हाँ नहीं, तो कल हमने परमाणु के बारे में पढ़ लिया था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, आवेश कितना होता है, किस पर होता है, और न्यूट्रॉन निकालना भी हम सीख चुके हैं। अब मैंने आपको बताया था भी किसी परमाणु में, किसी भी परमाणु में 1 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 118। और परमाणु की जो संरचना बनाई थी गोलाकार, उस संरचना में बीच में मैंने बनाया था नाभिक, ये हो गया नाभिक। नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मान लो किसी परमाणु में, किसी भी परमाणु में, जैसे मैंने ले लिया कार्बन, कार्बन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होंगे, ऐसे बिखरे होंगे क्या, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए, अब ये बिखरे तो नहीं होंगे, डायरेक्ट ऐसे छिड़काव तो नहीं हुआ होगा ना इसका, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए क्या पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास। तो अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किस लिए? इलेक्ट्रॉनों की परमाणु में स्थिति जानने के लिए। इलेक्ट्रॉनों की परमाणु में, यहाँ एक नाम ऐड कर लीजिए आप, भूल गया मैं, परमाणु में, इलेक्ट्रॉनों की परमाणु में स्थिति जानने के लिए क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डालो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो वैज्ञानिक आते हैं किन किन ने अपना योगदान किस प्रकार दिया परमाणु में, वो पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना आपको? इलेक्ट्रॉनिक नहीं आए तो आप पूछ लेना दोबारा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो वैज्ञानिक से, जो जितने भी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट थे जो अपने, वो जब खोज कर रहे थे, अब किसी ने खोज तो की, कभी किसी को कौन सी वस्तु मिली, मान लो लोहे की वस्तु किसी को मिली, तो उसने बोला ये तो अलग प्रकार का परमाणु है, तो लोहे के परमाणु की खोज हुई, उसको नाम दिया। आयरन है, और आगे खोज हुई तो इसमें पता लगा 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 26 ही प्रोटॉन होते हैं, इसका परमाणु भार 56 होता है। तो ये धीरे धीरे इस प्रकार खोज हुई। पहले कोई वस्तु मिली, मान लो कोई इसमें मिली, कोई गैस मिल गई, मान लो ऑक्सीजन गैस मिल गई अपने को, ऑक्सीजन मिल क्या गई, चारों ओर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के परमाणु की खोज हुई, ऑक्सीजन के परमाणु की खोज हुई, पता लगा, इसका प्रतीक फिर सी बनाया, इसमें पता लगा कितने प्रोटॉन होते हैं, सी नहीं ओ, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है ओ, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 ही इसमें प्रोटॉन होते हैं, इसका भार कितना होता है 16। तो ये धीरे धीरे इस प्रकार खोज हुई होगी, अपन मान के चलते हैं इसी प्रकार खोज हुई। वैज्ञानिकों को कोई वस्तु मिली, उस वस्तु का परमाणविक स्तर पर गए, परमाणविक स्तर पर जाने के बाद उसका नाम रखा, नाम रखने के बाद और खोज हुई, तो पता लगा इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु के अंदर देखा इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, इस प्रकार से सारी खोज हुई होगी। तो बस अपने को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ना है सब कुछ। तो माना अपन ये मान के चलते हैं भी सबसे पहले जो 1 नंबर का जो तत्व है हाइड्रोजन ही मिला होगा। वैज्ञानिकों को सबसे पहले कौन सा तत्व मिला होगा? हाइड्रोजन, आपको समझने के लिए बस। उसके बाद 2 नंबर पे जो आता है वही परमाणु मिला, यानी कि मैं क्रम संख्या लिख देता हूँ। वैज्ञानिकों को अपन मान के चलते हैं उसी प्रकार सारे परमाणु मिले होंगे, ठीक है। माना पहले उसको मिला हाइड्रोजन, तो जब उसने हाइड्रोजन देखा तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हाइड्रोजन में? 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। और प्रोटॉन भी होता है 1। हाइड्रोजन, इधर लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन और इधर है प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है 1 और प्रोटॉन भी होता है 1। तो वैज्ञानिकों ने जब खोज की, परमाणु गोलाकार होता है, देखा उसने, बीच में नाभिक स्थित था हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को जब सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा होगा तो ऐसा ही मिला होगा उनको, बीच में एक नाभिक मिला होगा, उसमें एक प्रोटॉन दिखा होगा इनको, 1 प्रोटॉन, और 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाता दिखा होगा। ऐसा ही हुआ होगा कुछ, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ इसकी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ दिखा होगा, ठीक है। फिर उसके सामने मान लो कोई वैज्ञानिक था, उसके सामने आया हीलियम। हीलियम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, प्रोटॉन भी होते हैं 2। तो हीलियम को उसने देखा होगा, बीच में उसका नाभिक था, नाभिक बीच में उसका क्या था? नाभिक, और नाभिक में थे प्रोटॉन, वो भी कितने? 2 प्रोटॉन, ठीक है। 2 प्रोटॉन थे और इलेक्ट्रॉन भी 2 ही थे। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है यहाँ थे या यहाँ थे, ऐसे दूर दूर नहीं थे। वो जो पहला इलेक्ट्रॉन जो जहाँ चक्कर लगा रहा था, नाभिक से जितनी दूरी पर चक्कर लगा रहा था, मान लो ये दूरी, मान लो आप, वैसे बहुत कम होती है, मान लो 1 एंगस्ट्रॉम दूरी थी। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात, 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर 10 की घात -10 मीटर होते हैं। तो मान लो ये 10 की घात -10 मीटर दूरी थी। तो हीलियम में उन्होंने जब देखा ना, तब इनको क्या पता लगा भी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन ये पहले वाला था, सेम उसी के घेरे पर उतनी ही दूरी पर, नाभिक से उतनी ही दूरी पर 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास में, दूर दूर भी नहीं थे, बिल्कुल पास में समूह के अंदर चक्कर लगा रहे थे, पास में, ज़्यादा दूर नहीं थे। ये मान लो इतनी दूरी मान लो इनके बीच की,
ऐसे नहीं है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इतनी दूर नहीं थी ये। इलेक्ट्रॉन कहाँ था, तो इनका एक समूह सा हो गया ना, दो का एक समूह सा हो गया, तो ऐसे समूह में चक्कर लगा रहे थे। मान लो उसके बाद इनको मिला लिथियम परमाणु, लिथियम परमाणु, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 और प्रोटॉन भी 3। तो वापस इन्होंने क्या, लिथियम, ये है हाइड्रोजन का डायग्राम, हाइड्रोजन का, और ये है हीलियम का। फिर क्या हुआ, मान लो वैज्ञानिकों के पास से तीसरा परमाणु मिला इनको लिथियम, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। वापस इन्होंने लिथियम को सूक्ष्मदर्शी से देखा हुआ, लिथियम को भी इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा हुआ, तो क्या देखा उन्होंने, बीच में एक नाभिक, प्रोटॉन कितने, 3 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन ही होंगे ना नाभिक में, लिख रखा है उधर। तो उतनी ही दूरी पर, कितनी, उतनी ही दूरी पर, ये दूरी भी 1 एंगस्ट्रॉम, जितनी दूरी पर ये चक्कर लगा रहा था उतनी दूरी पर ये चक्कर लगाता रहा। तो 2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। तो हो क्या रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन तो समूह में पास पास चक्कर लगा रहे थे, सेम हीलियम की तरह, उतनी ही दूरी पर। ये दूरी कितनी है जहाँ से चक्कर लगा रहे थे वो, 1 एंगस्ट्रॉम, और उससे थोड़ी सी अधिक दूरी पर तीसरा इलेक्ट्रॉन अकेला चक्कर लगा रहा था। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, अकेला चक्कर लगा रहा था, तो ऐसी पोजीशन मिली होगी इनको। तो देखो एक पैटर्न नहीं है, एक मतलब एक क्रम का ये अनुभव कर रहे हैं। आगे आप 1-2 डायग्राम और बना लो, फिर आपको पता लगेगा। फिर मान लो वैज्ञानिकों को मिला होगा बेरिलियम परमाणु, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी 4 और प्रोटॉन भी 4। फिर वापस उन्होंने क्या किया होगा, बेरिलियम परमाणु का डायग्राम देखा होगा या उन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा होगा। बेरिलियम का डायग्राम इन्होंने अगर सूक्ष्मदर्शी से देखा होगा तो ऐसे उनको नाभिक दिखा होगा, नाभिक में 4 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। इसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन का अपन जिक्र नहीं करेंगे कभी, तो न्यूट्रॉन को आप छोड़ो। तो पहले जहाँ चक्कर लगा रहे थे ना, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, वो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन वापस समूह में चक्कर लगा रहे थे, उतनी ही दूरी पर, जितनी ये दूरी पर, जितनी ये दूरी, जितनी ये दूरी, जितनी ये, जो पहली कक्षा, ये पहला घेरा है ना, वो हमेशा हर परमाणु का एक जैसी दूरी पर था। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें बच गए, वो थोड़ा जितनी दूर ये घेरा बनाया ना नाभिक से, 2 नंबर का घेरा, उतना ही ये 2 नंबर का घेरा, इन दोनों की दूरी कितनी थी, समान दूरी थी। मान लो इसकी दूरी थी 1 एंगस्ट्रॉम, इसकी मान लो 2 एंगस्ट्रॉम, तो इसकी भी दूरी कितनी होगी, 2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि समान दूरी पर चक्कर लगा रहे थे। कितने इलेक्ट्रॉन, वापस 2 इलेक्ट्रॉन समूह के अंदर। सेम इसों ने फिर ये देखो एक पैटर्न सा फॉलो नहीं कर रहे सारे, इस परमाणु में इतनी दूरी पर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इस परमाणु में इतनी परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु में इतनी ही दूरी पर 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह है 1 और 1 इलेक्ट्रॉन अकेला, फिर 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह है 1 और 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह है 1। इसी प्रकार इनको 5वां तत्व मिला होगा बोरॉन, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन और 5 ही प्रोटॉन। फिर उन्होंने क्या किया होगा, बोरॉन का देखा होगा, ये है हीलियम का, भाई हीलियम का डायग्राम है ये लिथियम का। फिर उनको बोरॉन मिला होगा, तो बोरॉन में क्या होगा, बीच में नाभिक, नाभिक में 5 प्रोटॉन, 1 कक्षा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे इनको, समूह में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर से समूह में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 5वां जो इलेक्ट्रॉन मिला इनको तीसरी कक्षा में मिला अकेला इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये जितने भी परमाणु थे एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। ये घेरे, जो घेरे हैं इन्हें बोलते हैं कक्षा, यानी कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। अच्छा, उसके बाद दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 नहीं, और आगे इन्होंने देखा दूसरी कक्षा में और इलेक्ट्रॉन कितने, ये नहीं भाई तीसरी में नहीं है, ये दूसरी में ही है। दूसरी कक्षा में अकेला इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह 1 था और 1 इलेक्ट्रॉन का समूह 1, और इस प्रकार इसको बोरॉन के बाद कार्बन और फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला ना, तो आगे ये समूह बढ़ते गए इसके। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं 5-5, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह 5 था, उसके बाद इनको 6 इलेक्ट्रॉनों का समूह 1 पास मिला, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में क्या हुआ,
ये सभी परमाणु है ना एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे, एक ही पैटर्न, यानी कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने पाए गए थे, 2 का समूह है 1 और 6 का समूह है 1, यानी कि दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते थे या मिले थे वैज्ञानिकों को। दूसरी कक्षा में अधिकतम इन्हें 8 इलेक्ट्रॉन मिले थे। उसी प्रकार इनको और आगे इन्हें परमाणु की खोज की, जैसे और आगे ये परमाणु चलते जाएंगे तो इन्होंने खोज क्या हुई, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2 और 6, तीसरी कक्षा में 2, 6 और 10। 2 का समूह है 1 मिला, 6 का समूह है 1 मिला और 10 का समूह है 1 मिला। तो ये समूह बन रहे हैं ना, ये समूह इन्हें तो बोला कक्षा, कक्षा को एक नाम और बोलते हैं कोष। तो जो घेरे बन रहे हैं ना, घेरे, इनको तो नाम दिया कोष, कोष या कक्षा। साइड में लिखो दोबारा, जो घेरे बन रहे थे उन्हें नाम दिया, जो घेरे बन रहे थे घेरों को नाम दिया इन्होंने कोष या कक्षा। अच्छा, जो ये समूह बन रहे थे ना, 2 का समूह है 1, 2 का समूह है 1, 6 का समूह है 1, तीसरी कक्षा में 2 का समूह है 1 मिलता है, 6 का समूह है 1 और 10 का समूह है 1। तो ये समूह जो बन रहे थे, समूह उनको बोला उन्होंने उपकोष। और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। आगे उपकोष के बाद में आता है कक्षक, कक्षक, और कक्षक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन में चलता है। तो वैज्ञानिकों का जो दृष्टिकोण रहा होगा वो इस प्रकार रहा होगा कि उन्होंने सर्वप्रथम कोई एक परमाणु की खोज की, उसमें उनको 1 इलेक्ट्रॉन मिला जो एक कक्षा में निश्चित घेरे में चक्कर लगा रहा था। उसके बाद उसको कोई दूसरा परमाणु मिला, 2 पास में समूह में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। उसके बाद इसको कोई ऐसा परमाणु मिला जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पास समूह में चक्कर लगा रहे थे, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन है दूसरे कोई अलग घेरे के अंदर चक्कर लगा रहा था। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे, पैटर्न मतलब एक क्रम से चल रहे थे हमेशा ही। क्या, तो उन्होंने ऐसे खोज करते करते लगभग ऐसे इतने परमाणु खोज कर लिए जिनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 118 थे। तो 118 इलेक्ट्रॉन वाले में क्या होता है कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 मिलते थे इनको, जो पास चक्कर लगाते थे। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 मिलते थे, जो 2 का तो एक समूह बनाते थे और 6 का एक समूह बनाते थे। तो इस प्रकार जो घेरे थे उनको तो नाम दिया इन्होंने कोष, और जो समूह थे उनका नाम दिया इन्होंने उपकोष। उपकोष के अंदर बनाए इन्होंने कक्षक, और कक्षक में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खोज की। किस प्रकार मैं बताता हूँ। तो हमने पढ़ लिया कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जो कोष है ना, कोष को प्रदर्शित करते n से, और कितनी संख्या की है, कोष क्या है, घेरे ही तो है, कोष है क्या, घेरे हैं। अब घेरे कितने हो सकते हैं, 1 घेरा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ऐसे चलती जाएगी गिनती। ऐसे हो सकता है कभी घेरे 0 घेरे कभी होते हैं या कभी नहीं होते। तो कोष क्या है, घेरे, उनकी संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। दूसरा आता है उपकोष, दूसरा है उपकोष। उपकोष क्या है, जो ये समूह बन रहे थे इनको क्या बोलते हैं, उपकोष। तो उपकोष को बांटा 4 भागों में, S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और F उपकोष, 4 उपकोषों में बांटा। उसके बाद कक्षक, कक्षक आए। S उपकोष में 2 कक्षक होते हैं, P उपकोष में, S उपकोष में 1 कक्षक होता है, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं और F उपकोष में 10 कक्षक होते हैं। S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7 यार, F में 7 कक्षक होते हैं। S उपकोष में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक और F में 7 कक्षक होते हैं। एक कक्षक में, और एक बात ध्यान रखना, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये बात ध्यान रखना। अब इतनी बात ध्यान में रखनी है आपको। कोष कितने होते हैं? 1 2 3 4, ये घेरों की संख्या है कोष। कोष में होते हैं उपकोष, जो इलेक्ट्रॉनों का समूह बनता है। पहले उपकोष में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह है यानी कि एस उपकोष। फिर दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह को बोलेंगे एस उपकोष, 3 वाले को पी। तो ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दर्शाता हूँ। किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है ये बताता हूँ मैं। मान लो कार्बन परमाणु उठा लिया मैंने, कार्बन या उसके बाद नाइट्रोजन परमाणु ले लिया मैंने। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अब आप समझ जाओ, एग्जाम्पल से सारा समझ जाओगे आप। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल देखता रहिएगा भैया। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं अपन नाइट्रोजन परमाणु। एग्जाम्पल अपने पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन ऐसे लिखते हैं 7 and 15, ऐसे ही तो लिखते हैं। यानी कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी 7 है। और परमाणु क्रमांक भी इसका क्या है? 7 है। ये आपको ध्यान में ही है। तो चलो इन्होंने, मान लो कोई वैज्ञानिक को नाइट्रोजन परमाणु मिला होगा। चलो मैं इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है, ऐसे लिखा जाता है 1s2 2s2 2p3। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये मैंने कैसे लिखा? ये ऐसे लिखा, ये गिनतियाँ क्या दर्शाती है? घेरों की संख्या। यानी कि इसमें घेरे कितने हैं? एक घेरा, दूसरा घेरा और दूसरा घेरा। यानी कि इनमें घेरे कितने हैं? 2 घेरे हैं। घेरे कितने हैं? 2 घेरे हैं। अच्छा, उपकोष को देखो ऐसे लिख रखा है एस, एस और पी। यानी कि उपकोष किसमें कितने हैं? एस और पी। अच्छा, उसके बाद कक्षक। एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? यहाँ से हमेशा एक कक्षक होता है। ये लो एक डब्बा टाइप बना दिया मैंने। अच्छा, पी में कितने होती है? 3 कक्षक। ये लो 3 कक्षक बन गए। 3 कक्षक यानी कि आप बॉक्स बोल सकते हो इनको। डी में कितने होते हैं? 5, ये 5 कक्षक बना दिए। और एफ में कितने होते हैं? 7, ये बन गए 7। अच्छा, तो एक में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 2। इलेक्ट्रॉनों को जो इन बॉक्स में भरने का तरीका होता है वो ऐसे लाइनें मार के भरे जाते हैं। यानी कि ये मान लो एक कक्षक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऊपर मुंह का और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, इन लाइनों द्वारा। ये इलेक्ट्रॉनों के प्रतीक चिन्ह है, भरने के प्रतीक चिन्ह है। अपने को इससे बात से कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, बस ऐसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो जी। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया किसका? नाइट्रोजन का। ये है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो गिनती लिखी है इसका मतलब क्या है? 1 2 2। ये क्या है? घेरे हैं। कितने घेरे हैं इसमें? टोटल 2 घेरे हैं। चलो इसका डायग्राम बना के देखते हैं अपन। डायग्राम बना के देखें। चलो जी, मान लिया ये है नाइट्रोजन का परमाणु पूरा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का परमाणु है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कोई नाभिक होगा। नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 7। तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 7 प्रोटॉन। देखो कभी भी नाभिक का जिक्र नहीं करेंगे कि नाभिक को तोड़ना असंभव है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बल कौन सा है? नाभिकीय बल। तो यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। दुनिया का सबसे ताकतवर बल कौन सा है? नाभिकीय बल। तो ये नाइट्रोजन का अपन ने डायग्राम बना लिया और नाइट्रोजन का ये नाभिक है। नाभिक में नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता क्या है कि परमाणु में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बताता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बताता है। अब मैंने ये नाइट्रोजन परमाणु ले लिया। नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये लिखना सिखाऊंगा मैं आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया मैंने ये। तो गिनती का क्या मतलब है? एक गिनती क्या दर्शाती है? कोष। कोष का मतलब क्या है? घेरे। यानी कि इसमें घेरे कितने हैं टोटल? 1 2 2, यानी कि टोटल 2 ही घेरे हैं। चलो मैंने ये बना लिया पहला घेरा, ये बना लिया मैंने पहला घेरा और ये बन गया अपना दूसरा घेरा। ये नाभिक बन गया। पहले घेरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग लिख रखे हैं। तो पहले घेरे में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2, मैंने आपको बताया था। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको इस प्रकार से मिले। ब्लैक से बना देता हूँ मैं।
ये हो गया अपना पहला घेरा, और पहले घेरे के एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। तो ये पहला घेरा और ये इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें 2। ठीक है, चलो पता लग गया। अब 2 लिखा हुआ है यहाँ, 2 का मतलब क्या है? गिनती कहाँ लिखी? गिनती क्या प्रदर्शित करती है? गिनती प्रदर्शित करती है कोषों की संख्या। तो कोष का मतलब क्या है? घेरे, घेरे की संख्या, यानी कि 2 नंबर का घेरा, 2 नंबर का घेरा ये रहा। 2 नंबर के घेरे के एस उपकोष के में 2 इलेक्ट्रॉन है। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको एस उपकोष नाम दिया गया। हम उल्टे पढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने क्या सोचा होगा कि उनको 2 इलेक्ट्रॉनों का दूसरे घेरे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों का एक समूह मिला होगा, तो दूसरे घेरे में मिला तो उनको कोष नाम दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह मिला तो उपकोष नाम दे दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का जो समूह मिला उसको नाम दे दिया एस उपकोष। तो अब हम उल्टा बोल रहे हैं, एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बात तो एक ही है। तो एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन मिले उनको? 2 इलेक्ट्रॉन। जो 2 इलेक्ट्रॉनों का जो समूह मिला पास पास में, ये भी एस उपकोष है, ये भी एस उपकोष है। तो दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह मिला, इसको क्या बोला उन्होंने? एस उपकोष। फिर दूसरे ही कक्षक में या कोष में, दूसरे ही कोष में, सॉरी कक्षक नहीं कोष है, दूसरे ही कोष में 3 इलेक्ट्रॉनों का एक समूह मिला। 3 इलेक्ट्रॉनों का एक समूह मिला, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉनों का समूह मिला। इन 3 इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या नाम दिया? पी उपकोष। 3 इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या नाम दिया? पी उपकोष। वैसे पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो डी में कितने आ सकते हैं? 10, और इसमें कितने आ सकते हैं? 14। तो इस प्रकार कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ स्थित है उस चीज़ की हमें जानकारी देता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। तो और करें अपन, और 1-2 एग्जाम्पल करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना सिखाऊंगा मैं बाद में। इतनी बात तो मैं पढ़ी रहने दूँ, आप करोगे कैसे? मान लो मैंने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, कोई एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कोई एग्जाम्पल ले लिया। मान लो मैंने 11Na23, यानी कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन निकाल के बताओ भाई, न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? हाँ, 12 न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12। कहाँ से निकाले? इस संख्या में से इस संख्या को घटाकर। बहुत बढ़िया, चलो जी आगे। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूँ एक बार। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ये मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ स्थित है। तो सोडियम परमाणु बनाते हैं। तो वैज्ञानिकों को देखो, अब मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाता हूँ आपको। वैज्ञानिकों को सोडियम परमाणु मिला होगा, उन्होंने देखा, क्या देखा कि सोडियम परमाणु का ये नाभिक के बाद पहला घेरा, दूसरा घेरा और तीसरा घेरा। देखो गिनती लिखी है ना, कितने घेरे मिले इनको सोडियम परमाणु में? अधिकतम 3 घेरे। पहले घेरे में इनको 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह क्या मिला? पास मिला। 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह पास मिला। दूसरे घेरे में 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह पास मिला और 6 इलेक्ट्रॉनों का समूह पास मिला। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2-2 का जोड़ा है ये, ठीक है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉनों का। तीसरी कक्षा में इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिले? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मिला। तीसरी कक्षा में हो कितने सकते हैं? पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तीसरी कक्षा में एक पी उपकोष भी हो सकता है। ये चलो आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना बताऊंगा, तभी बताऊंगा। तो वैज्ञानिकों को इस प्रकार सोडियम परमाणु की जब खोज हुई होगी तो ऐसे मिला, पहले घेरे में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, दूसरे घेरे में 2 इलेक्ट्रॉन तो पास में मिले होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन अलग मिले होंगे, फिर तीसरे घेरे में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मिला होगा। तो इस प्रकार ये जानकारी देता है अपने को, ठीक है। तो उन्होंने क्या दे दिया, जो समूह थे उनको उपकोष नाम दे दिया। एक उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा मिल रहा था तो उसे कक्षक नाम दे दिया, घेरों को कोष नाम दे दिया, समूहों को उपकोष, जोड़ों को क्या दे दिया? कक्षक नाम दे दिया। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं। कक्षक लिखा नहीं क्या मैंने? इलेक्ट्रॉनों के जोड़े, जहाँ इलेक्ट्रॉन के जोड़े इन्हें मिले, इलेक्ट्रॉन जोड़ों में मिले,
वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से है ये बात सारी। तो इस चीज़ को उन्होंने क्या दे दिया, कोष उपकोष कक्षक और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर दिया। ये कैसे भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन मैं बताता हूँ आपको। अब सारी चीज़ मिटा देता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये जो 1s 2s लिखते हैं कैसे है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप याद भी कर सकते हैं और आप बना के भी दे सकते हैं। ट्रिक बताता हूँ। ऐसा आप ऐसे लिख लो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, यहाँ लिख लो आप 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ठीक है। इससे आगे लिख लो आप 3d। जो डी उपकोष है ना वो हमेशा तीसरे घेरे में पाया जाता है, या आप समझ जाओगे 4d 5d 6d 7d। यहाँ लिख लो आप 4f 5f 6f 7f। अब इलेक्ट्रॉन इस क्रम में भरे जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले भरा जाएगा 1s में, कैसे पहले भरा जाएगा 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p के बाद 3s। हाँ सही है 1s 2। इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इस क्रम में। देखो यहाँ से आने के बाद आपको चलना है उल्टा। पहले 1s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद यहाँ, 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 उसके बाद वापस यहाँ। समझ गए आप 1s। उसके बाद के लिए कहाँ से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2s, उसके बाद 2p में, फिर 3s में आएंगे, फिर 3p में, 4s में। ये एक पैटर्न है याद रखने का। बड़ा बनाऊँ क्या थोड़ा चित्र, आप देख लीजिएगा जूम करके। चलो अब मान लो मेरे को 26 Fe54, 26 Fe54, ये है लोहा, लोहे का परमाणु है ये लोहा। तो प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें 26 ही होंगे ना, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं इसमें 54। अरे नहीं, इलेक्ट्रॉन होंगे 26। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 26। अब मान लो आपको Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन 1s। सबसे पहले क्या लिखेंगे 1s, चलो लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे 2s, चलो ये भी लिख लिया। इसके बाद 3s लिख लिया। इसके बाद नहीं 2s के बाद देखो 2s के बाद ये लाइन वापस उल्टी चलेगी 2p पे, 2p लिखेंगे। उसके बाद 3s लिखेंगे। उसके बाद 3s के बाद 3p के बाद क्या लिखेंगे 4s के बाद 3d, या 3d लिख लो एक बार, चलो 3d। इसके बाद क्या लिखेंगे 4s, फिर 4p, फिर 4d, और फिर 4f के बाद 5s, फिर 5p, फिर 5d, और फिर 5f। इस प्रकार बनेंगे। पहले में सिर्फ s उपकोष होता है, दूसरे में s और p होता है। देखो क्या बना रहा हूँ, ये पैटर्न चलता है हमेशा। ऐसा पैटर्न मिला उनको, वैज्ञानिकों ने जब खोज की तो ऐसा पैटर्न मिला उनको। पहले घेरे में सिर्फ s उपकोष, दूसरे घेरे में s और p, तीसरे घेरे में s p और d, चौथे में s p d f, पांचवें में s p d f g हो रहा था इसके आगे, ठीक है। चलो तो पहले घेरे में इनको 2 इलेक्ट्रॉनों का समूह था। तो s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, s में अधिकतम भरे जाते हैं 2 s में कक्षक कितने होते हैं 1, और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2। अच्छा p उपकोष के अंदर कक्षक कितने होते हैं 3, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। अच्छा d उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं 5, इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे 10। और f उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं 7, और इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे 14। शाबाश। चलो पहले उपकोष, पहले इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगा। चलो अपन ने लिख लिया सीधा। अब इलेक्ट्रॉन कितने अपन को 26, अपने को इस परमाणु में 26 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इस प्रकार घेरों में 26 इलेक्ट्रॉन है भरने हैं। चलो पहले में कितने, s में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ मैं 2,
फिर S वापस S में फिर से कितने भर सकता हूँ 2, P में अधिकतम कितने भर सकता हूँ 6, चलो भर दिए। S में अधिकतम कितने भर सकता हूँ 2, ये भी भर दिए। P में अधिकतम कितने 6 भर दिए। D में 10, S में 2, P में 6, D में 10, इसमें 14 भर दिए। अब देखो गिनती कहाँ तक पूरी हो जाएगी अपनी, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 10 28, लेकिन अपने को भरने कितने हैं 26। तो यानी कि डी में कितने आएंगे 10 नहीं, अधिकतम 10 भर सकते हैं, लेकिन यहाँ कितने आएंगे 8। ये इतना विन्यास जो लिख दिया अपन ने, ये हो गया फेरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे का पढ़े रहेगा नहीं, बस खाली पड़े रहेंगे ये होंगे नहीं। अब हो क्या रहा था, जब अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिखना सीख लिया। यहाँ से अपन ये लिखेंगे, ये लिखने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भरेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जहाँ तक इलेक्ट्रॉनों की गिनती पूरी हो जाएगी वहाँ तक का अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान्य होगा। तो चलो अब देखो वैज्ञानिकों को क्या मिला होगा। वैज्ञानिकों को जब लोहे का परमाणु मिला होगा तो उनको क्या मिला होगा, पहले घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन 1 मिले होंगे और 6 इलेक्ट्रॉनों का समूह है 1 मिला होगा। तीसरे में क्या मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पास में, 6 इलेक्ट्रॉन पास में और 10 इलेक्ट्रॉन है 8 ही, ये हो गया तीसरा। इस प्रकार इसको इलेक्ट्रॉन मिले। अब इन इलेक्ट्रॉनों के जो डायग्राम को कॉपी पर लिखने का तरीका समझ में आ गया आपको। वैज्ञानिकों को कैसी चीज मिली होगी, इस प्रकार की व्यवस्था मिली होगी। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी जब वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी से Fe के परमाणु को देखा होगा तो इनको क्या व्यवस्था मिली होगी, ये व्यवस्था मिली होगी। अब इस व्यवस्था को कॉपी पे प्रदर्शित कैसे करें, अपन लिख के किसी को बताएं कैसे भी Fe में इस प्रकार से परमाणु व्यवस्थित होंगे। तो ये जो परमाणु है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इनको प्रदर्शित करने का तरीका समझ में आ गया आपको। अब इसको याद करना पड़ेगा आपको। अब आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, प्रश्न पूछेगा इतने बड़े बड़े आपको क्वेश्चन नहीं देगा, 1 से लेकर 10 परमाणु तक आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछ सकता है। आपको ध्यान रखना है कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन, ये आप नोट कर लीजिए। इतना ये वाला नोट कर लेना आप। समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? हाँ कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं किया तो। हाँ जी कर लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से। अब ये था पूरा परमाणु में क्या क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ व्यवस्थित होते हैं और किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, ये परमाणु की संपूर्ण जानकारी हो गई। अब इससे बाहर है परमाणु से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, और अगर आ भी जाता है तो आप गलत नहीं करेंगे। इससे अलावा आप प्रश्न ही नहीं बनता, कितना भी बड़ा एग्जाम हो इससे बाहर प्रश्न, इससे बड़ा प्रश्न नहीं बनता। और यहाँ तक हद है हर एग्ज़ाम की, आप कोई भी बड़ा एग्ज़ाम उठा लीजिए इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये अपनी गारंटी है। इससे बड़ा विस्तार से आपको और कोई बता दे तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। कुछ भी नहीं बचा परमाणु में। तो वापस शुरुआत से आते हैं। अब पूरी मूवी आपने परमाणु की जो पूरी मूवी थी जो अपन 2 क्लासों में पढ़े हैं परमाणु, अब परमाणु की पूरी फिल्म आपको समझ चुके होंगे, पूरी फिल्म देख ली, कौन हीरो है कौन विलन है, हीरो विलन कौन है, कौन हीरोइन है, प्यार कैसे होता है, सब कुछ देख लिया आपने। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो हमें बताता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ व्यवस्थित होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका सीख लिया, इलेक्ट्रॉनों को परमाणु में भरने का तरीका भी सीख लिया, और प्रोटॉनों को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में। इतना अपन ने पढ़ लिया। अब आपको पूरी मूवी का पता है कौन सी चीज़ कहाँ होती है। अब इम्पोर्टेंट है वैज्ञानिकों के नाम, तो अपन पढ़ेंगे वैज्ञानिकों के नाम। तो वैज्ञानिकों ने परमाणु की खोज की शुरुआत है कैसे की होगी। चलो, सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो आया था वो आया था जॉर्ज डाल्टन। जॉर्ज डाल्टन आया था लगभग 1803 से 1808 में।
आया का मतलब है इन्होंने इसके बारे में ज्ञान दिया, आया तो उससे पहले था। चलो, जॉर्ज डाल्टन ने 1803 या 1808, मतलब कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, कई बुक्स में 1803 दे रखा है, कई बुक्स में 1808 दे रखा है, तो आप 1808 ही लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे ये सन है, ये जो मायने नहीं रखता है ज़्यादा। तो परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है? इसको। इसने क्या बोला? पर इसने, जॉर्ज डाल्टन ने, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि परमाणु की खोज किसने की, तो वो आप बताएंगे परमाणु की खोज जॉर्ज डाल्टन ने की थी। तो जॉर्ज डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बताया था? जॉर्ज डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था कि प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये तो अपने को भी पता है भी, कोई भी वस्तु है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु। ये अपने को पता कैसे है? पढ़ लिया भाई, अपने सारी मूवी देखी है तो पता है अपने को कहाँ पे कौन सा सीन आएगा। तो प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये बात इसने बहुत बाद में बताई थी, ये पहले बताई थी, ये बाद में बताई थी, ये बहुत बाद है। 1808 में तो इसने ये स्टेटमेंट दिया था, इसके बाद में काफ़ी सालों बाद ये स्टेटमेंट आया था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 1 नंबर पर इसने ये बात बताई थी, 2 नंबर पर अब मैं बताऊंगा ये बताई थी। इसने बोला परमाणु है ना, जो परमाणु, वो क्या है? अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? अविभाज्य। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न? 3 नंबर पे इसने काफ़ी सालों बाद ये बात बताई थी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है लगाना भूल गया भाई, सॉरी। तो परमाणु में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। चलो, यहाँ से प्रश्न जो आ सकता है वो यही आ सकता है कि परमाणु की खोज किसने की थी? जॉर्ज डाल्टन ने। ये एक ही प्रश्न बन सकता है। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान में रख लीजिएगा। जॉर्ज डाल्टन ने अपने को क्या बताया था? जॉर्ज डाल्टन ने अपने को बताया था प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और परमाणु एक अविभाज्य कण है। बस जॉर्ज डाल्टन ने इतनी बात बताई थी परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में जो सर्वप्रथम जिक्र करेगा वही खोज करता होगा। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में जिक्र किसने किया था? जॉर्ज डाल्टन ने। तो इस प्रकार से परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज डाल्टन को। याद रखना, ये याद रखने योग्य बात है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। याद रखना, ये परमाणु की खोज किसने की थी? जॉर्ज डाल्टन ने। लिख लीजिए आप इसको। उसके बाद जो वैज्ञानिक आया था उसका नाम है थॉमसन। 2 नंबर पे जो वैज्ञानिक आया उसका नाम है थॉमसन। थॉमसन आया था लगभग 1898 में, यानी कि जॉर्ज डाल्टन के 90 सालों बाद। तो बीच का जो जॉर्ज डाल्टन कब आया था? जॉर्ज डाल्टन मान लो आपने 1808 में आया था, 1808। और ये कब आया? 1898 में। इसने परमाणु के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, इसने एक मॉडल दिया। इसने मॉडल मतलब एक अवधारणा प्रस्तुत की, अवधारणा। और अवधारणा का नाम क्या था? प्लम पुडिंग अवधारणा। नाम क्या था इसका? प्लम पुडिंग अवधारणा। तो इस प्लम पुडिंग अवधारणा को आप इस प्रकार सीख सकते हैं। तरबूज देखा आपने? तरबूज। इसने क्या बोला कि जो तरबूज होता है ना, तरबूज, उसका जो लाल भाग होता है ना, भीतर का लाल भाग, वो तो होता है उसका धनावेशित भाग। तरबूज का जो लाल भाग है, तरबूज का जो लाल भाग है वो क्या है? उसका धनावेशित भाग, धनावेशित भाग। धनावेशित मतलब प्रोटॉन। अच्छा, जो ये 90 साल का अंतराल है ना बीच का,
90 साल का जो अंतराल है, इन सालों में, इस 90 साल के अंतराल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। इन 90 साल के अंतराल में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, लेकिन इस बात का पता नहीं चला था कि परमाणु में ये तीनों स्थित कहाँ होते हैं। तो स्थित कहाँ होते हैं, इसलिए थॉमसन ने एक तुक्का मारा। वैज्ञानिक अगर तुक्के भी मारते हैं तो उसको अवधारणा का नाम दिया जाता है। तो इस अवधारणा का नाम इसने दिया प्लम पुडिंग मॉडल। और प्लम पुडिंग मॉडल को आप तरबूज की सहायता से सीख सकते हैं। प्लम पुडिंग एक चॉकलेट टाइप होता है, सेम तरबूज की तरह, उसमें बीच बीच में चॉकलेट व्यवस्थित होती है। तो आप तरबूज का एग्जाम्पल देखो, जो लाल भाग है, थॉमसन ने बोला भी तरबूज का जो लाल भाग है वो धनावेशित भाग है, यानी कि धनावेशित भाग होने को पता है होता है क्या है, प्रोटॉन। क्योंकि मैंने बताया था प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, प्लस आवेश। तो प्रोटॉन यानी कि पूरे परमाणु में अगर एक तरबूज को परमाणु माने तो इसका जो लाल भाग है वो इसका धनावेशित भाग है। और जो बीज हैं इसके, तरबूज के जो बीज हैं, काले बीजों को इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको पता है परमाणु में क्या होता है, आपको पता क्या है, परमाणु के मध्य में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन। तो अगर थॉमसन की अवधारणा सही होती तो तरबूज में तो लाल भाग पूरे तरबूज में फैला होता है, यानी कि पूरे भाग में प्रोटॉन व्यवस्थित होंगे। तो पूरे भाग में प्रोटॉन व्यवस्थित होते हैं क्या, नहीं होते। तो ये बात इसकी गलत थी, क्योंकि प्रोटॉन सिर्फ इसके नाभिक में व्यवस्थित होते हैं और बाकी सारा भाग खोखला होता है। हाँ, ये बात थोड़ी थोड़ी सत्य थी भी, इलेक्ट्रॉन इसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं इसके चारों ओर, लेकिन ये बात तो गलत थी। ये बात गलत थी तो इसकी अवधारणा भी क्या हो गई, गलत। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, आपको इसमें प्रश्न ये पूछा जाएगा कि प्लम पुडिंग अवधारणा किसने दी। प्लम पुडिंग अवधारणा किसने दी थी, थॉमसन ने। परमाणु के खोजकर्ता कौन से, जॉर्ज डाल्टन। बस सन आपको याद नहीं रखनी है, देख सकते हैं। इसके बाद जो वैज्ञानिक आया, 3 नंबर पे जो वैज्ञानिक आया, इसकी बात तो ये गलत हो गई ना थॉमसन की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इसकी स्थिति तो बतानी थी, वो ये बता नहीं पाया। ठीक है, जॉर्ज डाल्टन सही था लेकिन पूरी बातें नहीं बताई थी। थॉमसन आधा सही था और आधा गलत था। इसके बाद जो 3 नंबर पे जो वैज्ञानिक आया, रदरफोर्ड ने एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल किया था जिसका नाम था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था जिस पर सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो रदरफोर्ड के बारे में बनाए जाते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पर बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान में रखना है। परमाणु की खोज किसने की थी, जॉर्ज डाल्टन ने। परमाणु के बारे में और मॉडल किसने दिए था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था थॉमसन ने। तो आपको ये बातें सारी ध्यान में रखनी है। रोजाना रिवाइज करते रहिए। अगर आप रोजाना रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्रतिदिन आप पढ़ते रहें, जी लगाते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।